हेलो गाइस। आशा रखते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा गया होगा और 11 साइंस जो आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है उसमें आप लोग को थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल का वीडियो आपने देखा, उसमें मैंने आपको बहुत सारे चीज़ें बताई जो डेली लाइफ में हम जनरली करते हैं। वहाँ पे कहाँ कहाँ फिज़िक्स लगता है और हम वो किस तरह से देखेंगे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस में देखते हैं पहला चैप्टर जो हमने कल फिज़िकल वर्ल्ड देखा था। फिज़िकल वर्ल्ड में मैंने आपको बताया था कि भाई फिज़िक्स बहुत सारी ब्रांच में डिवाइड होता है और ट्राई किया था कि थोड़ी बहुत ब्रांचेस के बारे में बताऊं जो हम अगले ये 2 साल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब उसमें पहली ब्रांच आती है मैकेनिक्स की ब्रांच, जो देखा जाए तो डेली लाइफ में क्या क्या कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ होता है वो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब डेली लाइफ में देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाना या तो फिर किसी पे प्रेशर आजमाना, ये सारे की सारी चीज़ें जो होती है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड होती है। मतलब किसी को खिसकाना हुआ, किसी को धक्का मारना हुआ। अगर आप सुपर मॉल में जाओ तो वहाँ दरवाज़ा पे ही लिखा होगा पुल और पुश। ठीक है, मतलब आप जैसे ही उसको धक्का लगाओगे तो वो दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, बट आप लोग ये भी देखते होंगे कि फिर छोड़ दो, यानी कि आपने धक्का लगाने के बाद छोड़ दिया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त करता है। ठीक है, तो वहाँ पर तो आपने कोई फोर्स लगाया नहीं, पहले पुश किया था या पुल किया था तो दरवाज़ा खुला क्योंकि आपने फोर्स लगाया था। ठीक है, यहाँ पर वर्ड आता है फोर्स। फाइन, तो फोर्स आपने लगाया, लेकिन सेकेंड का केस कंसिडर किया जाए तो वहाँ पर तो आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, फिर भी दरवाज़ा बंद तो हुआ। ठीक है, मतलब ये सारी की सारी जो चीज़ें आप लोग करते हो वो मैकेनिक्स पार्ट में आती है। ठीक है, मैकेनिक्स पार्ट एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिज़िक्स की। उसमें हम डायनामिक्स काइनेमेटिक्स की तरह ये 2 ब्रांच को आगे लेके पढ़ेंगे। उसके लिए हमारे पास 5-6 चैप्टर है। पहले 5 से 6 चैप्टर आपको इसी के बेस पर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, फोर्स की बात कर रहे हैं तो देखिए फंडामेंटली मतलब नेचुरली जो फोर्स लगते हैं नेचर में, बराबर, वो फिज़िक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4 फोर्स ऐसे हैं जो नेचुरली, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे फिर भी वो नेचुरली लगते हैं, बराबर। उसके बारे में आज हम देखेंगे। जो एक सिंपल चीज़ है, आप देखिए ये पेन एक सर्टेन हाइट पर है अभी, अगर उसको मैं छोड़ दूं तो ये सीधे सीधा नीचे गिर गई। अगर एक तरीके से यहाँ से मैं धक्का दूं तो वो आगे बढ़ेगी, अगर यूँ खींचूँ तो पीछे आएगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो थोड़ा स्लैंटिंग पोजीशन पर रखे तो ये रोल होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये सब क्या है, तो फोर्स लगा उसके ऊपर, बराबर, जो मैंने लगाया था, मतलब नेचुरली नहीं बट मैन मेड फोर्स अभी जो देखा आपने वो लगा। लेकिन पहले केस में जैसे मैंने इसको छोड़ा मतलब यहाँ पर कोई भी तरीके का फोर्स मैंने नहीं लगाया, सिर्फ छोड़ दिया। आप जस्ट मेरी उंगली की पोजीशन देखिए, तो उंगली की पोजीशन जैसे मैं उंगली हटाता हूँ तो पेन सीधे सीधी नीचे गिर जाएगी। अब ये नीचे क्यों गिरी, तो नेचर मतलब प्रकृति फोर्स लगा रही है। ठीक है, वो सब हम इसमें देखेंगे। लेकिन अभी जो है टॉपिक वो थोड़ा कम टॉपिक है, इतना वास्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो लिटिल बिट वी हैव ओवर हियर। तो इन नेचर देर आर 4 फोर्सेस विच इज़ डिफाइंड एज अ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। उसमें देखो फर्स्ट फोर्स आप सब लोग जानते होंगे विच इज़ नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड वन वी हैव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड द फोर्थ वन वी हैव अ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब डिटेल में जाते हैं। डिटेल मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है यहाँ पर, बट लेट्स सी। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली सर आइजैक न्यूटन नाम के एक व्यक्ति थे जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पूरा का पूरा फोर्स
डिफाइन किया, आपको पता होगा वो किस तरह से डिफाइन किया था। एक पेड़ के नीचे वो बैठे थे और एक एप्पल जो नीचे गिरा, तो उन्होंने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, और फिर वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड हुआ। अब देखिए एक सिंपल तरीका यहाँ पर आप देखो, तो एक सिंपल चीज़ मैंने यहाँ ड्रॉ की है। मान लीजिए कि ये एक अर्थ है, बराबर। दिस इज़ अर्थ सरफेस, ओके। अर्थ, इसका हम मास कंसीडर करेंगे m2। m2 स्टैंड्स फॉर मास ऑफ अर्थ, ओके। और एक हाइट के ऊपर मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए इसका मास m1 है, ठीक है। अब जैसे मैंने पेन देखा था, पेन दिखाया था आपको, जैसे पेन यहाँ से मैंने छोड़ा तो वो पेन सीधे सीधे धीरे 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 करके सरफेस की तरफ आगे बढ़ता है और सरफेस के पास जाके रुक गया, ठीक है। अब यहाँ से जैसे आप छोड़ोगे तो उसकी वेलोसिटी, अब अगर आप देखो तो कम होगी, बट जैसे जैसे ये सरफेस की तरफ आगे बढ़ेगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। ये चीज़ आप लोग ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस की होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको हम कंसिडर करते हैं m1, और सेकेंड साइड मास ऑफ द अर्थ, उसका हम कंसिडर करते हैं m2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो डिफाइन हुआ वो ऐसा बोलता है कि जहाँ पर भी हमें दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, दो ऑब्जेक्ट के अगर मास है और दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर थोड़ा बहुत है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कहीं लग रहा है तो एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, और दो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होने चाहिए, और वहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा बहुत होना चाहिए, तो यहाँ पर एक टाइप का फोर्स क्रिएट होगा, और वो फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। I hope you understand this diagram properly. H, height for the over here h stands for height, but over here we have to consider as a distance. Now again back to our original thing, gravitational force. Gravitational force discovered by Sir Isaac Newton. Gravitational force is the force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. Remember over here, gravitational force is always attractive by nature. ऐसा कभी हमने देखा नहीं कि कई ऑब्जेक्ट पर, धरती पर हमने अर्थ पर कभी कई ऑब्जेक्ट रखा और वो बाहर चला गया। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, ओके। 10वें स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा। सेकंड साइड देखा जाए तो यहाँ पर हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे, बट अभी नहीं। पीछे एक चैप्टर है पूरा लॉस ऑफ मोशन, वहाँ पर इसकी पूरी की पूरी डिटेल स्टडी हम करेंगे। अब स्टेटमेंट देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ओके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। एक सिंपल what is called a statement over here we have, and based on the statement over here we have an equation. F is directly proportional to m1 m2 upon r square, where m1 and m2 stands for masses of an object and r stands for distance between them, okay. Now let us see some points based on gravitational force. Gravitational force is universal force. Universal force means what? It is act everywhere in the universe, wherever we have two objects, between two galaxy, between two star, between two planet, between two object, everywhere gravitational forces occur, act. That's why here we can say that it is a universal force. ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अट्रैक्टिव बाय नेचर, ओके। अट्रैक्टिव मतलब वो कोई भी चीज़ होगी वो उसके तरफ आकर्षित होती है। यहाँ पर अपाकर्षण मतलब रिपल्सन जैसी चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं होती है, ओके। डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेनिंग मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं पे भी लग सकता है, बिटवीन टू प्लानट, बिटवीन टू स्टार, बिटवीन टू गैलेक्सी, एंड एज यू नो दैट ओवर देयर आर नो स्पेस, देयर आर नो मीडियम, means it is completely space, so it is does not require intervening medium, okay। आप सैटेलाइट्स भी देखो, सैटेलाइट्स हमारे पृथ्वी के आजू बाजू घूमते हैं, बराबर। वहाँ पर हम लोग फोर्स लगाने नहीं जाते, ग्रेविटेशनल फोर्स ही अपना काम करता है, ओके। इसी तरह मून इज़ ऑल्सो नेचुरल सैटेलाइट फॉर अस। तो वहाँ पर भी आप लोग देखते होंगे कि नथिंग टू वरी, बट वो अर्थ के आजू बाजू घूमता रहता है, ओके। तो इट इज़ जस्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. It plays a key role in the large scale phenomena
of universe such as formation and evolution of stars, galaxies and galactic clusters. ओके, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. आई होप ग्रेविटेशनल फोर्स आपको एक सिंपल सा है, समझ में आया होगा. ओके, एंड स्टिल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो होल्ड योर हंगर फॉर अप टू चैप्टर नंबर 5. वी विल see details study in chapter number 5 regarding gravitational force. Okay, now see, first of all, while you write the theory, just give the heading, and then after giving this heading you have to draw this diagram. Okay, after drawing this diagram, write from here and complete the statement. Okay, hope you understand the theory. Just write down and reply me. Thank you very much. That's all for today.